हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है भूगोल का चैप्टर यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चैप्टर जो है 27 है, जिसमें आज हम करेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन इंडिया यानी भारत जनसंख्या संगठन। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन इंडिया है तो ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कहते हैं ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए होता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लाइक यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी कंपटीशन हो, उन सभी के लिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here as compositions. As composition is the most important here. As sex is a pyramid referred to be a composition of population in a term of the age and sex of people. It gives indications regarding to the growth rate of population and the nature of population in the term of working and non-working section. As per their census of the India 2001, children up to the 14 years of age account for the 35.3% of the total population. There is a most important point here कि in 2001 the children up to the 14 years of age account of 35.3% of the total population. The age group of 15 to 59 the year account for a 56.9% here of the total populations, and the age group of 60 year above there are 7.4% of population. The age of structure has been undergoing some gradually change during the recent or decline. There is a most important point here. One of the trends is the proportion of younger populations is there is a age group of 0 to the 14 year is a decline, and the percentage of person on the working age group is a 15 to 59 age group as well as all age population. The 60 year and above the increasing, but in 2001 census there is a percentage of person in the age group of 15 to 59 declined from to the 57.7 in 1991 to 56.9 in 2001 census. However, there is a proportion of the people in the all age group has increasing from a 6.6% in 1991. There is 7.4 in 2001 census. Proportion of the younger population is a 0.14 year, declined from 36.6% in the 1991 to be 35.3% in 2001 census. This is more important here. And next year table, there is a percentage distribution of total population by the age and sex in 2001. There is the most important table here. Come here, table, and see here. Here the most important here, a percentage view or distribution of total population by age and sex of India is 2001. There is a age group, total person, male and female. There is 0 to 4 here, 10%, 10 here only. And the male is a 10 and the female is a 10 also is equal. But 5 to 9 here is a 12.5. There is a 12.5 is a total person, but also is the same here. But 15 to 19 there is a also here 9.7, and 2024 is a
0.7. But next year 25 to 29 is a 8.1 total, but male is a 7.8 and 8.4 the female. There is a most important point here. The female is stray here, and the also is a 65 to 69. There is age group is a total population here 1.9. There of male is a 1.8 and female is a 2.1. There is a most important point here. In this table, they show the age group on the different years and different age group here. Here show the most important India age sex on stature 2001. There is a most important structure here. There is a maximum age here 12.5 to 12.3. There is a most important here. The years is a 10 to the 14 years India here, but here 80 years is 0.8. There is a most important view here showing your screen the male and female here age group here and percentage also. There is a most important point here. यहाँ पर जो है आया है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आयु संरचना। अब देखिए आयु संरचना क्या होती है। तो आयु संरचना का मतलब होता है कि हमारे देश में कितने यंग हैं, कितने बूढ़े हैं, इन सब बारे में जो है एनालिसिस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अनुपात जो है देश को कैसे जो है इफेक्ट करता है। तो इन सब बातों पे हम प्रकाश यहाँ डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू के विषय में। तो आयु संरचना के अंतर्गत देखा जाए तो आयु तथा लिंग जो है पिरामिड लोगों की आयु एवं लिंग के अनुसार संख्या की संरचना दिखाता है और इस जनसंख्या की जो है वृद्धि दर तथा कार्यशील एवं आश्रितों की संख्या कर भी संकेत करता है, कितने आश्रित है और कितने आश्रित नहीं है। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे कुल जनसंख्या जो थी 35.3% थी। काफ़ी अच्छा आंकड़ा था, यानी 14 वर्ष तक की उम्र के जो है कुल जनसंख्या 35.3% थी। उसी प्रकार जो है 15 से जो है 59 वर्ष के समूह में 56.9% थी। तो ये काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन तथा जो है वृद्ध लोगों की देखा जाए जो 60 वर्ष इससे अधिक है 7.4% ही थे, यानी जो वृद्धों की संख्या थी बहुत कम थी। हाल के दशकों में भारत में आयु संरचना में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जो कि यहाँ पर हम देखेंगे भी। इसमें से एक जो प्रवृत्ति है युवा वर्ग के हिस्सा का बढ़ना है। इसमें से 0 से 14 आयु वर्ग का जो अनुपात घटता नजर आ रहा है, यानी 0 से 14 वर्ष का जो अनुपात है वो घटता हुआ नजर आ रहा है तथा कार्यशील उम्र जो है 15 से 59 वर्ष तथा वृद्ध लोगों की जो है 60 एवं उससे अधिक का जनसंख्या अनुपात बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 0 से 14 वर्ष की जो आयु है वो घट रही है और कहते हैं आगे वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। किंतु 2001 जनगणना के अनुसार 1991 में कार्यशील जो है 15 से 59 वर्ष व्यक्तियों की संख्या जो थी 57.7% थी, जो घटकर 2001 में जो है 56.9 हो गई। तो एक देखा जाए तो 1% की यहाँ पर गिरावट नज़र आई है, ठीक है। जबकि वृद्ध आयु वर्ग जो है 60 वर्ष से अधिक जो थी 1991 में 6.6 थी, लेकिन देखा जाए 2001 में बढ़कर 7.4% हो गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का अंश जो है 1991 में 36.5% आंकी गई थी, लेकिन वही देखा जाए 2001 में तो 35.3 हो गई। तो एक जो है अनुपात घटी है, 1% घटी है, जो कि बहुत काफ़ी चिंता का विषय बन रहा है। इस टेबल में आप देख सकते हो इस सब बातों को जो है विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया गया है कि भारत में आयु एवं जो है लिंग के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत में वितरण किस प्रकार है। 2001 के जो है यहाँ पर दर्शाया गई है कि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वर्ग आयु आप देख सकते हो, कुल व्यक्ति देख सकते हो, पुरुष और स्त्री देख सकते हो। तो यहाँ पर देखा था 0 से 4 जो है सिर्फ 10.7 जो है कुल व्यक्तियाँ हैं, बट यहाँ पर बराबर चल रही थी, ठीक है। 15 से 19 वर्ष की आयु में भी कुछ हद तक बराबर ही नज़र आ रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप नीचे जाइएगा तो देखिएगा कि काफ़ी इसमें जो है अंतर आ गई है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि 50 से 54 के बीच में 3.6 है, लेकिन दोनों में बराबर है। स्त्रियों की संख्या बेशक इसमें कम दर्शाई गई है। लेकिन अगर हम बात करें 55 से 59 वर्ष की आयु में तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल अनुपात 2.7 है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पुरुषों की संख्या कम गई है, स्त्रियों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन सबसे सोचने वाली है 65 से जो है 69 में, जहाँ पर 1.9 है और यहाँ पर देखा जाए तो पुरुषों की संख्या जो है 1.8 है, यानी 1.8 है, वही स्त्रियों की संख्या 2.1 है। तो ये सब बातें जो है दर्शा रहा है। अगर आप देखिएगा ध्यान से
तो इसमें पुरुषों की संख्या कम है स्त्रियों के अंतर्गत। तो ये तो जर्नली सी बात है, आज बहुत ही चीज़ें जो है अलग अलग देखने को मिल रहा है। अब इसको भी देखिएगा, ये जो है ग्राफ आपको समक्ष प्रस्तुत किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का आयु का लिंग अनुपात संरचना कैसी है। आप देख सकते हो कि पुरुषों और स्त्रियों को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम जो अभी जो आंकड़े दर्शाए गए हैं 2001 के अनुसार, तो यहाँ पर जो है 10 से 14 वर्षों की संख्या और 5 से 9 वर्षों की संख्या सबसे अधिक आंकी गई है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो घटता हुआ क्रम दिखा है 60 से 64 वर्ष की आयु के आसपास घटता हुआ नजर आया है। इन 55 से 59 के आसपास देखिए घटता हुआ नहीं नजर आया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है भारत की लिंग अनुपात संरचना 2001 के अनुसार दिखाया गया है, जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों की ही है यहाँ पर। The next topic is the most important here, linguistics composition here. There is the most important linguistics is the language composition here. India has also great deal of linguistic diversity like a physical environment. There are languages spoken and there is a related to number in 100. In 1961 census, 61,652 languages were listened to the mother tongues in India. There is a most important point here. On 1961 census is 1,652 languages are listened to the mother tongues of India. Out of this, only 23 languages together accounted for the 97% of total population of a country. There is a most important point here. 23 languages is together accounted from 97% of total population of country. Out of 23 numerical major language here. Out of 23 is a numerical major language. A Constitution of India is recognized only 18 languages besides the English in the 8th schedule in the Constitution. There is a most important point here. Constitution of India is recognized only 18 languages is beside the English in the 8th schedule of the Constitution. These languages are Assamese, Bengali, Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, Marathi, Gujarati, Orisha, Punjabi, Kashmiri, Sanskrit, Konkanis, Sindhi, Nepali, Manipuris, Urdu. There is a most important 18 languages here recognized of Indian Constitution here. Out of this above mentioned 18 languages, Hindi is spoken by the most of the people, whereas Sanskrit is spoken by the least. Is the most important point and notable point here. Hindi is spoken is the most of people and Sanskrit is spoken by the least. The language also is very slightly in the terms of the meaning of different words and their pronunciation. Thus, the people speaking of particular language speak it with some difference is a varies and pronunciation from one place to other. Such a variation in the way of speaking of a language lead to the emergence of dialectic of language. Thus, a dialect to the some things a skin to be a part of some language and there can be a through a regional language also. Some of the example of the dialect of Hindi, Rajasthani is Haryanvi, Bhojpuri and the Purvi dialect here, etc. There is a most important point here. Language is an important constituent of culture and various languages and there is a dialect are spoken in different part of India. It makes India is a culture rich and diversified. Also, the language have almost complete regional identity in there is a country and distribution of major language has been considered as a basis of a reorganization of state after independence. There is the most important point here. There is a country has a distribution of major language has been considered as a basis for a reorganization of state and after independence. On the basis of numerical strength, India can be divided into 12 principal linguistic regions here. 12 principal linguistic regions here. And so linguistic regions is there are area which most of people speak a common language. The common language is the most important here. The language forming linguistic regions in India are Kashmiri, Punjabi, Hindi, Urdu, Bengali, Assamese, Orissa, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. That is the most important language here on important for the linguistic region area here.
And the next here, classification and distribution of Indian language here. Classification and distribution of Indian language is the most important point here. Through all the languages spoken in India is seem to be different from each other. They can be grouped into the four relative family on the basis of their root and genus. For the four relative family are here: Asiatic family, Nishada. Dravidian family is the Dravida. Assyro-Tibetan is a family of Akirata. And Indo-European family is the Arya. There is a most important family here, fourth family. There is a most important point for the UPSC exam accordingly here. The speech of the Asiatic family are spoken by tribal people in a Malayalam and the Andaman. Malayalam and Andaman is a Nicobar Island as a part of central India is a tribe belt. The species of the Asiatic family are spoken by the tribal people in a Meghalaya, Andaman and Nicobar Island and a part of central India tribe belt here. There's a most important point here. The Asiatic family here are tribe people. There is a Meghalaya and Andaman Nicobar Island, the part of central India tribe belt, especially in the district of Santhal Paragan. Santhal Paragan and Ranchi and Marubhans, and there is a language and that related to the Sino-Tibetan as a family that is spoken by tribal people in the northern eastern regions of the country and the sub-Himalayan region in the northern and northern west. This language is spoken by the people living in the Ladakh, Jammu and Kashmir and part of Himachal Pradesh and Sikkim also. The speaker of the language of the Devadan family. Devadan families are more as numerous in the southern part of India and Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala are the state where this language is spoken by the majority of population. A large number of tribals living in the peninsula Plateau region also speak a speech of this family. There is an important point here. The speaker of the language of the Indo-Aryan family are concentrated more in the northern part of country and also in the central parts. The entire northern India is inhabited by the speakers of this family. Maharashtra and Madhya Pradesh also have a large population of speaker of this language. The Maharashtra and Madhya Pradesh is also a large population of the speaker of this language, Indo-Aryan here family. The portion of the speaker of language different family in the total population is a very significant. Well, the Aryan Indo-European family language are spoken by more than 70% of the people. The is a Tibetan language are spoken by only about 0.85% of the population and Dravidian language are spoken by the about 20% of people. There is a most important here, Sino-Tibetan is a 0.85%, but here the Dravidian is a 20% of people here speaking of this language. There is an important point. The next here is a most important point and notable point. You know that there is a most important note of your notebook. The language spoken in India is belong to the family of four major family here. There are more major family, characteristics of family. This is family are Asiatic family, Dravidian family, Sino-Tibetan family, and Indo-European family. There is a four families the most important. And second here, language belonging to the different family have their major concentration in their different part of country. Asiatic family is the northern eastern part, and Dravidian family is the southern part, and Sino-Tibetan in their sub-Himalayan region, and Indo-European family in the northern and central part of country. There is a most important point here. And also is the most important point here, the language of Indo-Aryan family are spoken by the largest number of people in India. There is a notable point here. The language Indo-Aryan family are spoken by the largest number of people in India. The language of Sino-Tibetan family has the smallest number of speakers. The more than 70% of people in India is speaking language and related to the Indian Aryan family. Indo-Aryan family, there is a 75% people here. But largest number of people here speaking here, Indo-Aryan. The Indo-Aryan is the maximum 70% here. That is the most important point for the exam view and competitive of competition here. कहते हैं भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान होता है और भाषा नहीं समझ में आया तो कुछ भी सब बेकार है। तो भाषा संगठन जो है हमारे भारत में
इसे एक बनाता है। कहते हैं भाषा अलग अलग होने के पश्चात भी भारत एक है, भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पर बेशकली सभी लैंग्वेज बोले जाते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी के अगर अच्छे जानते होगे, अच्छे विचार है, समझे होगे कभी, तो आपको ये बात समझ होना चाहिए कि सभी का जो है जन्म एक ही सूत्र से हुआ है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं आगे, द्रविड़ भाषा पढ़ते हो, खड़ी बोली हो या जो मर्जी भाषा हो, सबको पता है कि इन सभी भाषा का उत्पत्ति जो है खरोष्ठी लिपि से हो या शारदा लिपि से हो या ब्राह्मणी लिपि से हो, लेकिन सबका उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ है। तो यही बात हमारी एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो भी लैंग्वेज हम बोले, जो भी शब्द हम बोले, लेकिन उत्पत्ति सिर्फ एक ही जगह से हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ है खरोष्ठी लिपि की, द्रविड़ लिपि की, आर्यन लिपि की, ठीक है, या गुरुमुखी लिपि की या देवनागरी लिपि की बात करो, सारे का उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक ही सूत्र से हुआ है। इसलिए हम बेशक कई भाषा बोलें, लेकिन हम सब भारतीय हैं और भारतीय को जो जितने लैंग्वेज हैं सबका सूत्रपात जो है एक ही जो है लिपियों से हुआ है, चाहे वो ब्राह्मी लिपि हो या शारदा लिपि हो। तो यहाँ भाषा के देखिए संगठन, तो जैसे हमारे देश का संगठन होना चाहिए, उसे भाषा का भी यहाँ संगठन दर्शाई गई है, कॉम्पोजिशन बनाई गई है। भारत में जिस प्रकार प्राकृतिक जो है प्राकृतिक संरचना एवं पर्यावरण विभिन्नताएं हैं, ठीक उसी प्रकार से भारत में प्रचलित भाषाओं में भी विभिन्नता एवं विविधता मौजूद है। आपने देखा होगा कि भारत में जो है जलवायु इतनी विभिन्नता है, तो भाषा में भी विभिन्नता है। अब हर क्षेत्र में जाओगे तो हर एक लैंग्वेज बोलने वाले जो है व्यक्तियों की आप मिल जाएंगे और आप उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाइएगा, लेकिन फिर भी वो भारतीय हैं। यहाँ सैकड़ों भाषा एवं स्थानीय बोली का प्रचलन पाया जाता है। सन 1961 की जनगणना में देखा जाए तो 1652 भाषाओं के मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते पूछे जाते हैं कि ये भाषा जो है पहले कितने भाषाओं को मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। 1961 के अंतर्गत कितने भाषा को जो है मातृभाषा का जो है दर्जा दिया गया था, तो 1652 भाषाओं को जो है मातृभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से केवल 23 भाषाओं को आपस में मिला दे तो देश की कुल जनसंख्या का जो है 97% हो जाता है। यानी 23 भाषाओं में देखा जाए तो सबसे अधिक बोलने वाले यानी 97% हो जाता है, और बाकी जो रह गया 3% बाकी लोग बोलते हैं, यानी 23 से जो है बाकी बोलते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? 23 भाषाओं की है। परंतु ज़्यादा लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला इन 23 भाषाओं में से भारतीय संविधान में केवल 18 भाषा को ही मान्यता प्राप्त है। ये देखिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 23 भाषा जो 97% को आंकड़ा को जो है ऑक्युपाई कर रखा है, सिर्फ उन भाषाओं में से यानी 23 भाषाओं में से सिर्फ 18 भाषा को ही भारतीय संविधान ने जो है मान्यता दिया हुआ है। सिर्फ 18 भाषा ही जो है अपने कार्य क्षेत्र के लिए अग्रसर रहेंगे। इसके अलावा संविधान की 8 सूची में अंग्रेजी को जो है संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यानी संपर्क भाषा का मतलब है कि विश्व में आप कहीं भी चले जाओ अंग्रेजी भाषा को जो है बोला जाना चाहिए, और ये 18वीं सूची में इसको अंकित किया गया है कि 8वीं सूची में जो है अंग्रेजी भाषा को जो है संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कहते इन 18 भाषाओं में जो है देखा जाए तो देखिए ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने जो 18 भाषा को मान्यता दिया है वो कौन कौन से भाषा है। तो देखिए 18 भाषा में जो है आसामी, बंगाली, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृति, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी तथा उर्दू है। तो ये काफ़ी 18 भाषा जो है महत्वपूर्ण है, और ये भाषा के आप कुछ भाषा का तो जरूर ही ज्ञाता होगी, तो इसमें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 18 भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत जो है हिंदी भाषी देश है, जबकि सबसे कम बोले जाने वाले का जो नंबर है वो है संस्कृति भाषा की। संस्कृति भाषा सबसे कम बोली जाती है और सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषा जो है हिंदी ही है। तो ये काफ़ी जो है कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। विभिन्न शब्दों के अर्थ और उसके उच्चारण होने से जो है भी भाषा में स्थानीय विविधता तो होती है। किसी एक जो है विशेष भाषा बोलने वाले लोग ही दूसरे स्थान पर शब्दों के उच्चारण में थोड़ा अंतर के साथ उसी भाषा को बोलते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर भोजपुरी भाषा देखा जाए तो लोग उसमें भोजपुरी भाषा में थोड़ा हिंदी मिला के जो है उसको सही भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अपने क्षेत्र में भी ऐसे ही देखते होंगे कि
जो भोजपुरी भाषा बोलते हो हिंदी के जैसे ही काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, तो शब्दों का थोड़ा हेरफेर हो जाता है। भाषाओं में बोलने की विभिन्नता के कारण ही भाषा के कई बोलियां उद्भव होती है और इस प्रकार एक बोली उपभाषा किसी एक भाषा के सदृश ही होती है, जिसे क्षेत्रीय भाषा माना जा सकता है। राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी अथवा जो है पूर्वी बोली हिंदी भाषा का ही उपभाषाएं कहलाती है। मैंने कहा भी कि भोजपुरी भाषा काफ़ी मिलती जुलती है, राजस्थानी भाषा भी हिंदी का ही उपभाग है। या हरियाणवी देख लीजिए, बोलने का टोन अलग होगा बट हिंदी जैसे ही होता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा भी ऐसी होती है, भोजपुरी भी ऐसी होती है, सारे के सारे एक जैसे ही भाषा होते हैं, तो इसमें कोई दो अंतर नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए तो भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा बहुत सी भाषाएं एवं उनकी उपभाषाएं या बोलियां भारत के विभिन्न भागों में बोली जाती है और यह भारत संस्कृति को समृद्ध एवं विविधता बनाती भी है। इसके साथ ही देश में भाषा अपनी प्रादेशिक पहचान भी बनाए रखती है। इसी कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रमुख भाषाओं के वितरण के आधार पर बनाकर जो है राज्य को पुनर्गठन भी किया गया था। कि भारत में देखा जाए स्वतंत्रता के समय कहते हैं कि भारत में प्रमुख भाषाओं के वितरण के आधार पर राज्य के पुनर्गठन किया गया था और संख्यात्मक समर्थन के आधार पर भारत को 12 प्रमुख भाषा प्रदेशों में विभक्त भी किया गया था और इस प्रकार एक भाषाई प्रदेश वह क्षेत्र कहलाता है जहां बहुसंख्यक लोग जो है आम तौर पर उसी भाषा में बोलते हैं। कहते हैं भाषाई प्रदेशों के जो है निर्धारण, ये तो निम्न भाषाओं को चुना गया है। देखिए कौन कौन से भाषा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण, 12 भाषाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो कश्मीरी है, पंजाबी है, हिंदी उर्दू है, बंगाल है, असमी है, उड़ीसा है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है और मलयालम है। 12वां नंबर मलयालम का है जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये 12 भाषाओं को जो है भाषाओं प्रदेश को निर्धारित हेतु भाषा बनाई गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि आपको पता ही है कि 18 भाषा जो है हमारा राष्ट्रीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। कहते हैं अगर तो अगली पॉइंट की बात करें जिसमें भारतीय भाषा का वर्गीकरण और वितरण पे दर्शाता है, तो भारतीय भाषाओं का जो है वर्गीकरण और वितरण किस प्रकार है। यदि भारत की सभी भाषाएं बोलने में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न नजर आते हैं, अगर देखिएगा तो काफ़ी भिन्नता देखने को मिलता है। तभी उनकी उत्पत्ति के आधार पर उन्हें 4 प्रमुख के भाषाई परिवार में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। शायद आप पहली बार भी ये बात सुन रहे होंगे कि भाषा को जो है 4 भागों में बांटा गया है जो हमारे देश में बोला जाता है। एक अस्ट्रिक परिवार होती है जिसे निषाद कहते हैं, एक द्रविड़ परिवार होता है जिसे द्रविड़ कहते हैं, एक चीनी तिब्बत परिवार होता है जिसे किरात कहते हैं, एक भारतीय जो है यूरोपीय परिवार होता है जिसको हम आर्य भाषा के नाम जाना जाता है। तो ये चारों के चारों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अस्ट्रिक परिवार की भाषा मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य भारत की जनजाति पट्टी, विशेष रूप में स्थाल परगना और रांची और जो है मयूरभंज जिलों में बोली जाती है। तो ये आपको ये बात नोट कर लेना चाहिए कि जो अस्ट्रिक परिवार की भाषा जो है मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है कुछ जनजाति पट्टियों में बोली जाती है, जैसे जो है स्थाल परगना, रांची और जो है मयूरभंज, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीनी तिब्बत परिवार की भाषा था उनकी जो है उपभाषा देश के ऊपरी पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के उप हिमालय क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए चीनी और तिब्बती परिवार की जो भाषा है हमेशा याद रखना कि तिब्बत साइड में ही उप हिमालय के क्षेत्र में बोली जाती है। अगर हम बात करें भाषा लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ भागों में भी जो है चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाली संख्या दक्षिण भारत में संकेंद्रित है, यानी देखा जाए द्रविड़ भाषा का जो है बोलने वाले लोगों की संख्या दक्षिण भारत में संकेंद्रित है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्य में अधिकांश लोगों द्वारा यह परिवार की भाषा बोली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार प्रदेशों में रहने वाले जनजाति लोग द्वारा इस परिवार की भाषा बोली जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अस्ट्रिक परिवार की भाषा कहाँ बोली जाती है, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है रांची और मयूरभंज में है। वही चीनी तिब्बत भाषा जो है मैक्सिमम जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बोले जाते हैं और द्रविड़ भाषा जो है मुख्य तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्य में अधिकांश बोले जाते हैं। अब आती है सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषा का नाम, जिसको हम भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोग देश में उत्तरी और मैदानी भागों में तथा मध्य भारत में संकेंद्रित है। यानी भारतीय यूरोपीय भाषा जो है मैक्सिमम देशों में बोली जाती, राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारतीय मैदानों में फैला हुआ उत्तर
प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जो है महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में इसी परिवार की भाषा उपयोग की जाती है। कौन सी भाषा? भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा, यानी चौथी भाषा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। ये भारत की कुल जनसंख्या में विभिन्न भाषाएं परिवार की भाषा बोलने वालों का अनुपात काफ़ी विभिन्नता दर्शाई गई है। जहां आर्य भारतीय यूरोपीय परिवार भाषा बोलने वालों का अनुपात 70% से अधिक है, यानी आर्य जो है भारतीय यूरोपीय भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसको आप यूपीएससी एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। वहाँ चिन्नी तिब्बत परिवार की भाषा बोलने वाले को केवल 0.85% है। ये काफ़ी जो है एसएल में आ जाता है और एसएससी में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। तो चीनी तिब्बतीय परिवार की भाषा जो है बहुत ही कम बोले जाने वाला भाषा है, जो 0.85% ही बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले 20% ही है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो है भारत में सिर्फ 20% ही है। अब हमारे समक्ष जो है महत्वपूर्ण पॉइंट आया है, जो कि नोट कर लेना चाहिए, जिसको सारांश के रूप में आप देख सकते हो। ये कहते हैं ये अगर यह पॉइंट अगर नोट कर लेते हो तो पूरे टॉपिक को जो है अंडरस्टैंड कर लेते हो। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए कॉपी में, अगर कोई पढ़ते हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पॉइंट काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। कहते हैं भारत में बोली जाने वाली भाषा 4 प्रमुख परिवारों में संबंधित है। ये परिवार है ऑस्ट्रिक परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बत परिवार, भारतीय यूरोपीय परिवार, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। विभिन्न परिवारों में संबंधित भाषाओं को संकेंद्रित देश के विभिन्न भागों में हुआ है। ऑस्ट्रिक परिवार का देश के उत्तर पूर्वी भाग में, द्रविड़ परिवार का दक्षिण भारत में और चीनी तिब्बत परिवार भाषा देश के उप हिमालय क्षेत्रों में है। और भारतीय यूरोपीय परिवार भाषा देश के उत्तरी भाग तथा मध्य भारत में संकेंद्रित है। तो चारों भाषाओं को 4 दिशाओं में जो है इसको बोलने का प्रावधान है भारत में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अंतिम पॉइंट की हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत जो है भारतीय आर्य परिवार की भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय आर्य परिवार की भाषा जो है भारत में सबसे अधिक बोले जाती है। और चीनी तिब्बत परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, यानी सबसे अधिक भाषा बोले जाते हैं आर्य परिवार की भाषा और सबसे कम बोले जाते हैं चीनी तिब्बत परिवार की भाषा। अगर हम प्रतिशत में देखें तो भारत के 70% से अधिक लोग जो है भारतीय आर्य परिवार की भाषा बोलियां बोलते हैं, यानी 70% से अधिक। तो भाषा के अंतर्गत ये जो था टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको आपको काफ़ी नॉलेज दे सकता है। अगर आपको सारी बातें समझ में आई, सारे भाषा का ज्ञान समझ में आया, तो अगर तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, मदद करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। कहते हैं ज्ञान की बातें ज्ञान तक रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि जितना आप इसको फैलाइएगा उतना ज्ञान का प्रसार बढ़ेगा। ये महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, ज्ञान को कभी भी समेटना नहीं चाहिए, जितना हो सके उसको फैलाइए। और मैं अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। तो मदद आप तभी कर सकते हो जब तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ोगे। कहते जितना बच्चा जुड़ते हैं उतना जो है अच्छा लगता है और देखने वाले भी लगते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बातें बताई जाती है, गलत चीज़ें सिखाई जाती है। यहाँ पर तो सिर्फ ज्ञान का ही प्रसार होती है, और ज्ञान जहाँ से भी मिले उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर ज्ञान अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अपने मोबाइल में, क्योंकि ना जाने कौन सा वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th से जो है MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। हर एक वीडियो आपको उपलब्ध होगा, सिर्फ आप सब्सक्राइब करने की देरी है। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जो रेड दिख रहा है उसको दबाइए और सब्सक्राइब कर जुड़िए। और जुड़ते ही आपको जो है होम पेज मिल जाएगा, जहां पर आपको तिरपान स्टडी सेंटर के सारे वीडियो उपलब्ध होंगे। अगर आप चैप्टर के अंतर्गत देखना चाहते हो, टॉपिक के अंतर्गत देखना चाहते हो, या क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो, तो इसके लिए प्लेलिस्ट का जो है प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हर एक वीडियो आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ अपनी बातें बताना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। और कमेंट के लिए कोई तरह का जो है कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ कमेंट करने पर ध्यान देना है। कमेंट करने से जो है और चीज़ों को बेटर बनाया जा सकता है।